नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू SNK लर्निंग्स। क्या आप भी आइल्स राइटिंग टास्क 1 के अंदर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या फिर आपके भी आइल्स राइटिंग टास्क 1 के अंदर 5.5 या मैक्सिमम 6 बैंड आके रुक गए हैं, या फिर आपको आइल्स राइटिंग टास्क 1 लिखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप बहुत सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो आइल्स राइटिंग टास्क 1 के बारे में सारी डिटेल कवर करेगा। फिर इसका फॉर्मेट हो, किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से ग्रेड दिए जाएंगे, आई मीन किस तरह से बैंड दिए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें रेक्टिफाई करनी है, मतलब किस किस चीज़ों की क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, किस तरह से उन्हें ठीक किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सरप्राइजेस आज के मेरे इस वीडियो में आने वाले हैं। मेरे अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे है गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आई कार्ड भी आपको इसके साथ यहाँ पे दिख जाएगा। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो शेयर अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है हमें, बहुत सारा रिसर्च वर्क इसके साथ इन्वॉल्व रहता है। तो अगर आपको राइटिंग टास्क 1 में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो मेरे हिसाब से पूरा देखना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें विद एक सैम्पल एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा भी कि किस तरह से कैसे ये पूरा का पूरा राइटिंग टास्क 1 आपको लिखना चाहिए। तो हमारा टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने राइटिंग टास्क 1 प्रैक्टिस फॉर्मेट स्ट्रक्चर पूरे वीडियो की तरफ। चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के बारे में। अब पहले से हमें पता है, अगर आपको आइल्स के बारे में जानकारी होगी या आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि आइल्स एकेडमिक टेस्ट जो है वो जनरली आप अगर बाहर पढ़ने जा रहे हो, इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो आपको देने की ज़रूरत होती है। अगर आप वहाँ पे जॉब के सिलसिले में जा रहे हो तो आपको आइल्स जनरल राइटिंग टास्क 1 देने की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे सीखेंगे। फिर इसके फॉर्मेट के रिलेटेड हो, किस तरह से लिखा जाता है इसका आंसर, क्या होता है इस टेस्ट के अंदर, किस तरह से बैंड दिए जाते हैं, सारी ईच एंड एवरी डिटेल मेरे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपकी कोई भी डिटेल मिस ना हो, और आपको पूरे वीडियो में 2-3 जगह पे ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो के अंदर। चलिए, तो आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से आंसर करना चाहिए, क्या पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये लिखने के लिए, मतलब राइटिंग टास्क 1 लिखने के लिए हमें किस तरह की वोकेब चाहिए, चार्ट्स है, कौन कौन से ट्रेंड्स है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या लिखना चाहिए, आपको सैंपल से इसके साथ में दिखाने वाला हूँ। अब उसके साथ हम बाद में कवर करेंगे कि कौन सी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो बच्चे इसमें यहाँ पे करते हैं और किस तरह से उन्हें अवॉइड किया जाता है। कुछ सैंपल प्रैक्टिस भी मैं आपको इसके साथ साथ करवाता रहूंगा, और टिप्स देने वाला हूँ जो तो आपको बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। तो आप मेरे साथ आराम से इस सारी चीजों को सीख सकते हैं। और लास्ट के अंदर मेरे हर वीडियो की तरह आपको इसमें भी कुछ बोनस रिसोर्सेज मिलेंगे। अब इस बार के जो रिसोर्सेज है वो कुछ अलग से रहेंगे, तो आप लास्ट तक एक बार वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। बिकॉज इस बार के जो रिसोर्सेज है आपको कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म में मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा ही काम में आने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं अब इस एग्जाम के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज आईएलटीएस एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। तो ये जो टास्क 1 है ये आपको पूछता है कुछ विजुअल इंफॉर्मेशन के बारे में, जो आपको दी रखेगी आपको पेपर के अंदर, और आपको अपने खुद के शब्दों में इसे लिख के बताना है। तो होता क्या है बेसिकली इसके अंदर, ये इंफॉर्मेशन जो है आपको या तो बार चार्ट के फॉर्म में दी जाएगी, लाइन ग्राफ के चार्ट में दी जाएगी, पाई चार्ट भी दे सकते हैं, मैप दे सकते हैं, डायग्राम दे सकते हैं, कोई प्रोसेस या फ्लो चार्ट हो सकता है, टेबल हो सकता है, या ऐसा कोई भी ऐसी चीज जो पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन हो, पिक्चर के फॉर्म में है, इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, आपको अंदर से वो इंफॉर्मेशन निकालनी है और आपको उसके बारे में अपने शब्दों के अंदर लिख के पूरा का पूरा आंसर तैयार करना है। अब क्या क्या है इसके अंदर, तो पहली बात, ये टेस्ट आपकी 20 मिनट की रहेगी, 20 मिनट में आपको ये टास्क 1 कंप्लीट करना रहता है।
उसके बाद आपको इसके अंदर एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने हैं। अब 150 वर्ड्स का मतलब क्या होता है गाइस? 150 वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपको जो आपका पूरा आंसर लिखना है वो 150 शब्दों से ज्यादा में ही लिखना है। अगर आप 149 वर्ड्स लिखोगे तो आप डिस्क्वालीफाई, मतलब आपको लोअर बैंड का सामना करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी आंसर शीट के अंदर आप आंसर लिख रहे हो, आपकी टोटल वर्ड काउंट जो है वो 150 से हमेशा ज्यादा हो। उसके बाद एक चीज याद रखना, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है फैक्चुअल रिपोर्ट के अंदर, उसके अंदर खुद के ओपिनियन नहीं डालना है गाइस। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में बात करो, दूसरे के बारे में बात करोगे या अपने खुद के ओपिनियन भी डालोगे तो भी आपको लोअर बैंड मिल सकते हैं। ये चीज आप याद रखना। दूसरी एक चीज और आपको क्या याद रखनी है इसके अंदर, कि आपको इसके अंदर जितना हो सके उतना फॉर्मल और न्यूट्रल रहना है। कुछ ज्यादा एग्जैगरेशन भी नहीं दिखाना है, एकदम एक्साइटमेंट भी नहीं दिखाना है, ऐसे वर्ड भी यूज नहीं करने कि सामने वाले को लगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही पैशनेट है इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू बी क्वाइट नॉर्मल एंड फॉर्मल इन योर टोन। तो एकदम न्यूट्रली इसको आंसर करना है ताकि आपको अच्छे से बैंड मिल सके। दूसरा, मेन क्या देखता है बंदा इसके अंदर, एग्जामिनर क्या देखेगा इसके अंदर? एग्जामिनर ये देखेगा कि आपका जो गोल है इस पूरी की पूरी आंसर शीट के अंदर लिखने का, वो ऐसा होना चाहिए कि आपने जो भी आपको बार ग्राफ मिला है, ऐसा कोई भी ग्राफ मिला है, उसको आप समराइज कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो और उसके मेन फीचर आप यहाँ पे किसी भी तरह से दिखा रहे हो। यही सबसे मेन चीज वो यहाँ पे देखते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रही है ये चीज आपको। चलिए, अब मैंने जो है आपको इस वीडियो के अंदर एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है और इस लाइन ग्राफ के चलते ही हम पूरा का पूरा सैंपल देखेंगे कि किस तरह से पैराग्राफ बनना चाहिए, पहले में क्या लिखना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, बीच में क्या लिखना चाहिए। ईच एंड एवरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर गाइस आपने मेरे वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको आई कार्ड भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। और मैं वापस एक बार आपसे रिपीट करता हूँ कि आप एक बार सब्सक्राइब तो कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियोस आती है तुरंत मिल जाए। चलिए अब चलते हैं हम लाइन ग्राफ की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटिंग 3 कंट्रीज बिटवीन 2000 एंड 2010। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर एक ग्राफ मिल जाएगा, ग्राफ के साथ एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ होगा और उसके बेस पे आपको आपकी पूरी की पूरी राइटिंग परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर के साथ एकदम फॉर्मल वे में लिख के देनी है। सबसे पहले आपका जो पैराग्राफ आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कितना है, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने गाइस, कि जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को आपको पैराफ्रेज करना है। अब बच्चे पूछते हैं सर ये पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज मित्रों कुछ नहीं होता, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उसी की अदर लैंग्वेज में वापस रिप्रेजेंट करो। वही की वही चीज आप लिखो लेकिन दूसरे शब्दों का चयन करते हुए, सिनोनिम्स दूसरे यूज करो, फ्रेजेस थोड़ी सी चेंज कर दो। ठीक है, जैसे भाई राम कुछ काम कर रहा है तो कुछ काम राम द्वारा किया जा रहा है, इस तरह से आप ये लिख सकते हो, ये भी एक पैराफ्रेज माना जाएगा। ठीक है, डोंट कॉपी द एग्जैक्ट सेंटेंस, दैट वुड फेच यू द रॉन्ग इंप्रेशन। इस तरह से आपको वापस लोअर बैंड का सामना करना पड़ेगा। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग 3 कंट्रीज इन 2010। फिर आपको बोला जाएगा कि राइट एन स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग मेन फीचर ऑफ द लाइन बार लाइन ग्राफ। तो आपको जो आंसर लिखना है उसका एक जस्ट मैं आपको छोटा सा डेमो बता सकता हूँ हाईलाइटेड फॉर्म में कि आपको क्या लिखना है। तो जो भी चीज दी है इसको वापस पैराफ्रेज करते हैं, किस तरह से? द गिवन बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हु विजिटेड 3 डिफरेंट कंट्रीज इन द ईयर 2010। सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा ऐसा हेडेक नहीं पालना है या कुछ ऐसे बहुत ज्यादा हाई फाई शब्दों के यूज भी हमको करने नहीं है। इजीली लिखना है, कीप पेन क्वाइट, एकदम सिंपल एंड सोबर लगना चाहिए। उस तरह से आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है। दूसरी तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 2 के अंदर आपको पैराग्राफ 2 लिखना है। वो क्या करेगा? वो ओवरव्यू बताएगा। अब ओवरव्यू क्या होता है? ओवरव्यू होता है जनरली पूरे के पूरे लाइन ग्राफ का समरी, कि भाई एक ओवरऑल ट्रेंड क्या दिखा रहा है आपको ये ग्राफ। ठीक है, तो जनरल समरी प्रोवाइड कर दो सेकंड पैराग्राफ के अंदर। समरी के अंदर याद रहे कोई डेटा या नंबर मत लिखना, वो हमें थर्ड पैराग्राफ में काम लगेगा, दूसरे में एडवांस में लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना है ये देख लो, सबसे मेन फीचर इसका यही है,
जो भी आपको इस ग्राफ में दिखे उसका ओवरऑल ट्रेंड बता दो और कुछ फ्रेजेस यूज करके। अब ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई जो ग्रीन लाइन है वो जापान दिखा रहा है, जापान जो है वो कॉन्स्टेंटली एक अच्छी सी ग्रोथ कर रहा है। अगर यूएसए की बात करें तो थोड़ी ग्रोथ बढ़ी, 2006 के बाद वापस कम हुई, 2002 के बाद वापस बढ़ी, कम वापस बढ़ी, इस तरह से गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो कि ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट जापान is showing a gradual increase whereas the US has certain fluctuation in their growth। सिंपल सा सेंटेंस यूज करके लिख सकते हो। दूसरे क्या फ्रेज यूज कर सकते हो, इट इज एविडेंट दैट। ठीक है, एविडेंट एक दूसरा वर्ड है इसी के लिए, तो वो आप यूज कर सकते हो। तीसरा, a clear trend observed in the line graph is that the USA being the topmost visitor or tourist attractor across these three countries। क्लियर दिख रहा है हमें ये, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल फ्रांस हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स व्हाइल जापान हैड द लीस्ट। क्लियर, यहाँ पे क्या किया मैंने, ओवरऑल के साथ एक छोटा सा कंपैरिजन भी दे दिया जो आपको यहाँ पे ओवरव्यू में काफी हेल्प करेगा। सेकेंड सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, टूरिस्ट नंबर्स इन ऑल कंट्रीज शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, तो काफी आसान कर दिया आपके लिए। आप ये हाईलाइट देखोगे, ग्राफ को देखोगे, समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये लिखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ के अंदर। तो बॉडी पैराग्राफ आता है, किसी भी चीज की बॉडी मतलब उसका मेन हार्ट आ गया। अब बॉडी में आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पे आपको डेटा लिखना है, उसका कंपैरिजन लिखना है, उसके डिफरेंसेस अगर कुछ है तो लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन लिखनी है, कॉन्ट्राडिक्ट वाली सिचुएशन लिखनी है, अप एंड डाउन क्या हो रहा है वो लिखना है, लेकिन अच्छे से शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब ये अच्छे से शब्द क्या होते हैं सर, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए स्क्रीन पे। सबसे पहले कैटेगरी पे फोकस करो, मेरी ऑलरेडी इसके बारे में आपसे चर्चा हो गई है कि दो अलग अलग चीजों पे किस तरह से कंपैरिजन करना है। नंबर बताओ कि इस साल के अंदर इतने विजिटर थे, जैसे ये आप लाइन ग्राफ देखोगे तो आपको 2010 के अंदर अगर मैं रेड लाइन की बात करूं तो अप्रोक्स 90 मिलियन विजिटर यहाँ पे दिख रहे हैं। किसके हैं 90 मिलियन, फ्रांस के। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि फ्रांस जो है वो सबसे ज्यादा विजिटर अट्रैक्ट करके बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, in 2010 around 90 million tourists visited France which was nearly 1.5 times the number of USA। जब यूएसए देखोगे तो उसका करीबन आपको 65 के आसपास दिखेगा, जो 1.5 टाइम्स के आसपास हो जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद पैराग्राफ 3 के अंदर वही बॉडी पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हुए आपको बाकी का डेटा जो है उसको कैटेगराइज करके अच्छे तरीके से सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, चेंजेस, कंपैरिजन, कोई स्पेसिफिक डेटा, ऐसा कुछ भी है तो आपको बॉडी पैराग्राफ थर्ड के अंदर वापस आपको तीसरे पैराग्राफ के अंदर ये लिख के बता देना है। मेक श्योर आप वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर रहे हो, बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, दूसरा, आपको अगर इन सब चीजों के बारे में अच्छे से सीखना है तो कनेक्टर को सीख लो। कनेक्टर कौन कौन सी चीजें होती है, वेरएस कनेक्टर होता है, वाइल कनेक्टर होता है, इन कॉन्ट्रास्ट कनेक्टर होता है, सिमिलरली कनेक्टर होता है। इनमें से कुछ चीजें मेरे वीडियो के अंदर आप अगर वापस वीडियो पीछे करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने भी यूज की है। क्यों, ताकि सेंटेंस अच्छा फॉर्म होता है, दिखता भी अच्छा है और स्ट्रक्चर में अपने को मार्क मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग किस तरह से आपको इवेल्युएट करते हैं, मार्क, इनका मार्किंग पैटर्न क्या होता है, ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे तीसरे पैराग्राफ के अंदर वापस दूसरा अपने को और कुछ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, while USA saw a gradual increase in visitors between 2002 and 10 फ्रांस विटनेस, देखो यहाँ पे विटनेस लिखा हुआ है, कितना अच्छा वर्ड है। ये आपके ग्रामर के अंदर भी काफी अच्छा जाएगा और आपको लेक्सिकल रिसोर्स मतलब वोकेब के अंदर भी काफी अच्छा रहने वाला है। विटनेस ए गुड कंसिडरेबल ग्रोथ। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इस जर्नी के अंदर, वोकेब एंड सेंटेंस स्टार्टर। बच्चों को कैसा है ये समझ में नहीं आता कि सर शुरू कहाँ से करें। सबसे पहले अगर आपको 7 या 7 से ज्यादा बैंड लाने हैं तो आपकी वोकेबलरी की रेंज काफी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे रेंज से क्या मतलब है, आपको वो कोई हाईफाई वर्ड आने चाहिए ऐसी तो मैं रिक्वायरमेंट रखता ही नहीं हूँ। रेंज का मतलब एक शब्द के 4 से 5 सिनोनिम आपको पता होने चाहिए ताकि वापस रिपीटेशन हो नहीं। जैसे ट्रेंड्स के बारे में आपको सारी चीजें अलग अलग से पता होनी चाहिए। आप रोज यूज करो, इंक्रीज यूज करो, क्लाइंब यूज करो, हाइटन यूज करो, अपर ट्रेंड यूज करो, कुछ भी ऐसे यूज कर सकते हो। अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप डिक्रीज लिखो, डिक्लाइन लिखो, फेल लिखो, स्लैश लिखो। ठीक है, ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हो। अगर आपको बताना है कि फ्लैट रह रहा है
कैसा रह रहा है, फ्लैट, तो रिमेन स्टेबल, प्लेट्यूड, ऑन द फ्लैट टोन, ऐसी कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई वेरिएशन है तो आप यूज कर सकते हो फ्लक्चुएटेड, वेरिड, ऐसी सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो। तो ये आपको ट्रेंड के बारे में एक अच्छी सी वॉकैब बिल्ड करके दे देगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको स्क्रीन पे यहाँ पे बताए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज स्टेडीली फ्रॉम 5 to 10, ये काफी अच्छा है। अगर आप इंक्रीज स्टेडीली लिखते हो तो आपको वॉकैब के अंदर आपकी ग्रामर आपकी वॉकैब की रेंज भी काफी अच्छी मानी जाएगी। दूसरा, फ्लक्चुएटेड शार्पली, देखो सेल्स फ्लक्चुएटेड शार्पली ड्यूरिंग द विंटर मंथ, समझ में आता है, देखने को सुनने को भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और आपको यहाँ पे वॉकैब के अच्छे से मार्क मिल जाते हैं। अगर मान लो आपको परसेंटेज और नंबर्स के अंदर कुछ दिया गया है तो कैसे लिखोगे, रोज बाय 20%, इंक्रीज फ्रॉम 50 to 80, a rise of 30 यूनिट, पीक एट 10,000 विजिटर्स, इस तरह से सारी चीजें आप लिखोगे। ये कुछ एग्जांपल है जिसका आप यूज आराम से कर सकते हो। कंपेयर करने के लिए आप पुराना टेक्निक है अपना मोर देन, लेस देन, इससे अच्छा वर्ड चाहिए नियर, ट्वाइस एज, मैनी एज, इसके सिवाय इन कॉन्ट्रास्ट, वेयर एज, वाइल, एज, अपोज टू, सिमिलर टू, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का चयन आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, इन कॉन्ट्रास्ट टू कंट्री ए, कंट्री बी शोड अ स्लाइट राइज इन टूरिस्ट नंबर, ठीक है, कितना अच्छा दिखता है ये सेंटेंस। आपको जब ये एग्जामिनर चेक करता है तुरंत आपको अच्छे से बैंड देके वो आगे निकल जाता है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं ये कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और हमें अवॉइड करनी चाहिए। चलिए, तो पहली मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो क्या है, ओपिनियन दे बैठते हैं अपना, आई थिंक कंट्री ए इज द बेस्ट। भाई किसने पूछा है, हमें नहीं चाहिए बेस्ट कौन है वर्स्ट कौन है, नहीं नहीं, हमें अपने डेटा को एकदम फैक्चुअल रखना है कि भाई कंट्री ए हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट, दैट्स इट, खत्म। क्यों बताना ये बेस्ट है ये लिस्ट है, भाई बुरा लगता है उनको, सीधी सी बात है। दूसरी चीज, जो आपको सामने दी है वही लिखो ना भाई, क्यों अपना एक्स्ट्रा ओपिनियन डालते हो, कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान ही कर रहा है। दूसरा, ओवरव्यू नहीं लिखते बहुत सारे बच्चे, दो पैराग्राफ के अंदर खत्म कर देते हैं, पहले जोश जोश में पैराफ्रेज कर देते, फिर सारा डेटा भर देते एक ही पैराग्राफ के अंदर, ये इतना है, वो इतना है, ये ऐसा है, वो ये ऐसा है, ये ज्यादा हो गया ना, ये कम हो गया। भाई एक ओवरव्यू समरी तो दो यार किसी चीज की, जब तक आप समरी दोगे नहीं, आपकी चीजें आगे अच्छे से बढ़ेगी नहीं। अगर आप स्किप कर रहे हो ओवरव्यू को तो आपके बैंड लोअर हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑलवेज इंक्लूड अ जनरल समरी दैट इज एट द सेकेंड पैराग्राफ। अगर आप समरी इंक्लूड नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से ब्रांड मिलेंगे नहीं। उसके बाद कौन सी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, वर्ड काउंट, एकदम रिस्की मैटर, वर्ड काउंट जो है ना वो 150 के नीचे लिख लेते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि आप अपने दिमाग में सोच के बैठे हो, क्या सोच के बैठे हो, हमें 150 वर्ड के अंदर ये टास्क 1 लिखनी है। भाई उसके अंदर नहीं लिखनी है, उसके थोड़े बाहर लिखनी है। 149 पे आपको लोअर बैंड मिल जाते हैं, तो आप क्या करो 170 180 का सोचो। ठीक है, तो कट कट कर भी आप 150 के अंदर कभी भी आओगे नहीं। ठीक है, अब इसकी छोटी सी एक ट्रिक है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको समझ में आएगी। हर एक बंदा ऑन एन एवरेज, अगर उसके राइटिंग छोटे से मीडियम से राइटिंग है तो एक लाइन के अंदर 6 शब्द लिखता है। कितना लिखता है, हम लोग 5-6 वर्ड का एक एवरेज लेते हैं। मान लो 6 वर्ड का आप एवरेज लेते हो तो आप 25 लाइन के अंदर 150 शब्द लिख पाओगे, बराबर। यू विल कंप्लीट 150 वर्ड्स इन योर 25 लाइन्स, सो वी नीड टू गो फॉर 150 प्लस वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, हमें 30 लाइनें लिखनी है, कितनी लिखनी है, 30 लाइन्स। तो 30 लाइन पे आपके 170 80 के आसपास वर्ड्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कभी भी कोई गलती होगी नहीं। तो आपको वो चीज फोकस करके चलनी है। दूसरा, मैंने पहले बताया उस तरह से। चौथी मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, वर्ड रिपीट कर देते हैं। भाई मैंने पहले ही बताया है, आप एक शब्द के 3-4 मीनिंग सीख लो, रिपीटेशन बिल्कुल करना नहीं है। आपकी वोकैब के अंदर एकदम वैरायटी दिखनी चाहिए, अलग अलग वर्ड यूज करो, सिग्निफिकेंट यूज करो, स्लाइट यूज करो, ड्रामेटिक यूज करो, ग्रेजुअल यूज करो, मिनिमल यूज करो। ये अलग अलग वर्ड्स जो है ना आपकी वोकैब को काफी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे कि भाई ये जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आईएलटीएस का स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या होता है। हम लोग शॉर्टकट के अंदर इसको एक एक दो दो लेटर के अंदर बोल देते हैं। आज मैं आपको इसको डिटेल के बारे में बताऊंगा। पहला क्राइटेरिया जो आपका चेक करते हैं ये लोग स्कोरिंग के अंदर, वो होता है टास्क अचीवमेंट। क्या होता है,
कि जो आपको टास्क दिया है क्या आपने उसको पूरा कंप्लीट किया, हर एक बुलेट पॉइंट को कवर किया, हर एक डिटेल को कवर किया। देखो सारे डिटेल कभी कभार बड़े ग्राफ के अंदर नहीं भी हो पाएगी, तो मेजरली उसके मेन फीचर क्या आपने कवर कर लिया, अगर कर लिया तो टास्क अचीवमेंट में आपको बैंड मिल जाएंगे। दूसरा आता है कोहेजन एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, जो आपके आइडियाज है वो आपने वेल ऑर्गेनाइज मैनर में आगे लेके गए कि नहीं, फ्लो आपका कैसा था। कोहेजन, क्या आप टॉपिक से भटक तो नहीं गए, कोहेसिव राइटिंग आपने लिखी कि नहीं लिखी, जो भी टॉपिक दिया है उसको आप चिपक के रहे हो कि नहीं, ठीक है। तीसरा ये लोग देखते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज, मैंने पहले अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं इस वर्ड से। लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब गुड वोकेब ही होता है। अगर आप वोकेब अच्छी लिख रहे हो, अच्छी रेंज ऑफ वोकेबलरी आपके पास है, आपका कमांड उस पर अच्छा है, तो आपको यहाँ पे भी अच्छे से बैंड मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट में आता है GRA, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। देखो इस पे कोई बंदा आपको इतना हेल्प तुरंत नहीं कर पाएगा, आपको अच्छे से टेंसेस, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस यूज करना, वर्ब एग्रीमेंट यूज करना, मतलब कहीं ना कहीं वो पुराना ग्रामर आपको थोड़ा सा आना चाहिए, खास करके सेंटेंस के टाइप, किस किस के टाइप के सेंटेंस यहाँ पे होते हैं। अगर इन सब चीजों पर आपकी पकड़ अच्छी है तो TA, CC, LR और GRA के अंदर आपको अच्छा स्कोरिंग देखने को मिल जाएगा। मैं खुद भी एक आईएलटीएस ट्रेनर हूँ, तो ये जानता हूँ कि आईएलटीएस एग्जामिनर जो आपको जज करता है वो इन 4 पैरामीटर पे ही करता है। आशा है कि आपको ये पर्टिकुलर स्कोरिंग क्राइटेरिया आइल्स वालों का समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे कि क्या आपको ध्यान मेन रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी राइटिंग लिख रहे हो, ठीक है, वो SMS स्टाइल, व्हाट्सएप स्टाइल ये नहीं होनी चाहिए। इतना छोटा छोटा लिखोगे ना तो आपको कोई बैंड अवार्ड करेगा नहीं, तो आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्मल वे में होनी चाहिए। मान लो आपको मैंने एक छोटा सा दे दिया है कि भाई एक सैंपल लिखते हैं कि भाई बार ग्राफ शोइंग अ स्मार्टफोन यूसेज इन 3 कंट्रीज, सिंपल सा एक छोटा सा एक सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है। आप किस तरह से लिखोगे इसको पैराफ्रेज करके, तो लिखोगे द बार ग्राफ कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ स्मार्टफोन यूजर इन USA, UK एंड इंडिया इन 2080। जो आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा, मैंने एक हाइपोथेटिकल एक assumption आपको लेके यहाँ पे बताया। ओवरव्यू किस तरह से स्टार्ट करोगे, ओवरऑल द USA had the highest smartphone penetrations while India has the lowest। जनरली आप ओवरऑल के अंदर समरी दे दो, कंपेयर कर लो, अप एंड डाउन दिखा दो, इस तरह से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे डेटा के बारे में जो उस ग्राफ में हमें दिया हुआ है। क्या होगा उसके अंदर, कंपैरिजन होगा, परसेंटेज होंगे, लिखा हुआ डेटा होगा, कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, कुछ फ्लो में होगा, कुछ फ्लो में नहीं होगा। तो वो ट्रेंड्स हमें सारे के सारे यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और जब भी आप ट्रेंड यूज करते हो, आप वर्ड यूज करो ग्रीव स्टेडीली, रिमेन कांस्टेंट, फ्लैटन, रिमेन प्लेट्यूर, ऐसे वर्ड आप यूज करोगे तो ये आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब उसके लिए अब आपको छोटी सी एक प्रैक्टिस टिप देता हूँ गाइस। कोई भी न्यूज़पेपर या कहीं से भी एक पैसेज, सॉरी एक चार्ट उठा लो, मिल जाता है आजकल तो, बराबर नहीं है तो आप कैम्ब्रिज की बुक से उठा लो, 20 मिनट का टाइमर रखो, कितने का रखो, 20 मिनट का टाइमर रखो और 4 पैराग्राफ लिखो। कितने लिखो, 4, ताकि क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी अच्छे से लिखने की। उस पैराग्राफ को लिखने के बाद अगर आप 20 मिनट में वो कंप्लीट कर पाते हो तो समझ में आ जाता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छे से चल रही है, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं बोनस रिसोर्सेज पे। यहाँ पे पहली बार अगर आप मेरे बोनसेस चाहते हो तो पहली बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको मैं बोनसेस डाउनलोड करने को आराम से दे दूंगा। जैसे मैंने एक आइल्स की टास्क 1 के लिए स्पेशल वोकेबलरी की लिस्ट प्रिपेयर की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आपको एक बार कमेंट करके मुझे यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो मैं वो लिस्ट आपके लिए वापस से अरेंज करा सकूंगा अगर डिस्क्रिप्शन में से निकल गई है तो। एक मैं आपको आंसर दूंगा बैंड 8 लेवल का टास्क 1 का, जो एक टॉपिक लूंगा, एक बैंड 8 लेवल का एक आंसर है जो आपको इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आपको पता चले कि बैंड 8 लेवल के जो आंसर्स होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। इसके बाद मान लो कोई बंदा ऐसा है जो हिंदी मीडियम से आता है, आपने वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के मीडियम से आता है, तेलुगु, तमिल, गुजराती, ऐसे कोई भी मीडियम से आता है, उसकी इंग्लिश थोड़ी सी शायद वीक हो सकती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक राइटिंग टास्क 1 का टेम्पलेट बनाया है, ठीक है। आपको उसके अंदर उस ग्राफ में से डेटा फिल करना है। करना क्या है, ग्राफ उठा लेने हैं, वो मेरा टेम्पलेट प्रिंट आउट ले लेनी है, उसके अंदर डेटा फिल करके एक बार देख लो, फिर अच्छे से इसको अरेंज करके लिखने की कोशिश करो, तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो इन सारी चीजों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक भी मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरा ईमेल आईडी उठा के मुझे एक ईमेल भी कर सकते हो। मैं जितना पॉसिबल हुआ उतना जल्दी ये तीनों चीजों आपको मेल में
फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर मेजोरिटी तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से कभी भी ये चीज़ें हमेशा के लिए मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियोस तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। अब देख लेते हैं कि अगले वीडियो में क्या आने वाला है। तो ये वीडियो तो काफ़ी अच्छा गया है, मैं ऐसा मानता हूँ आपने समझ भी लिया है क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए थी वगैरह, बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर मैंने दिखा दी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार कमेंट कर दो गाइस, थोड़े बहुत कमेंट करके बता दो कि आपको आइल्स राइटिंग टास्क 1 में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके रिलेटेड आपको या तो वीडियोस अरेंज करवा सकता हूँ, लाइव सेशन में अरेंज करवा सकता हूँ, या आपको कमेंट के अंदर ही आंसर सारे के सारे लिख के दे सकता हूँ जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो ने आपका नॉलेज एनहांस किया है तो गाइज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मेरा जब भी कोई अपकमिंग वीडियोस आएगा, जो भी वीडियो आने वाला होगा, आपको तुरंत की तुरंत यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। अब अपकमिंग मेरे सेशन में मैं क्या लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ पूरा एक अच्छा सा डिटेल इसी तरह का वीडियो जहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 के बारे में। तो मेरे साथ उसके लिए बने रहे, बिकॉज वो राइटिंग टास्क 1 कैसा है, डिफरेंट टाइप एक लेटर लिखना होता है, मैं सारी चीजें उस वीडियोस के अंदर आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो आज के लिए तो इतना ही था, उस नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, अलविदा, थैंक यू।